Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online teaching of English Compulsory Semester 1 of Associate Degree Program. Dear students, this is the last part of lecture number 2, which we had started from parts of speech, and the first lecture was about noun. So today I thought that I should do conjunctions as well as interjections, as both these require not much time. So let's start. The sequence of my talk for today's lecture will be that in part 1 I'm going to talk about the origin and definition of conjunctions, and then classes or types of conjunctions. In part 2 we will discuss what are interjections and what are the types of interjections, whereas part C will be the overall recap of parts of speech in the form of the exercise that I will give you for revision. Right. So, as usual, origin and definition of conjunctions. You can see on your screen that जिस तरह से पहले सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हमने डिस्कस किए तो दे ऑल बिगैन फ्रॉम लैटिन रूट्स, फ्रॉम ग्रीक टू लैटिन रूट्स, एंड देन वेंट इनटू फ्रेंच, and then finally came into English. So this is how conjunction would be written in Latin, again in the same, and in French the way in English we write, only that its pronunciation is different. And then finally in English what it means is join or link. See, they are linking words. Link or connect. They are also called the glue. एक ऐसी glue जिससे अल्फाज या group of words या फिर clauses या independent और dependent दोनों को ये जोड़ के रखता है. Now what are dependent and independent clauses? इनका बाद में एक लेक्चर भी मैं दूंगी, बट उससे पहले ब्रीफली मैं आपको ये बता दूं कि एक सेंटेंस के अंदर कभी एक क्लॉज होती है, कभी दो, कभी तीन. तो उनको क्लॉजेस वो होती हैं जिनका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. कभी वो क्लॉजेस कंप्लीट होती हैं, कभी वो इनकम्प्लीट होती हैं, जिसकी वजह से एक सेंटेंस में दो क्लॉजेस भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, और बेसिकली उनको यही कंजंक्शंस डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट बनाते हैं. तो इंशाल्लाह इस पे हम फर्दर भी बात करेंगे. अच्छा, तो जब मैंने आपको पहले बताया था कि in the modern parts of speech or in the modern grammar, we do not call these as parts of speech. These are the word classes. तो ये closed class से belong करते हैं. वही बात कि इनमें इजाफा नहीं हो सकता और ये fixed होते हैं. तो they are from closed class. I'm talking about the conjunctions. Now there are few examples if you could observe these. Number 1, if the sentence is I go to the park every day, I love to watch the ducks on the lake. अब आप इस एक जुमले को ये दो जुमले हैं, these are two sentences, लेकिन आप देख रहे होंगे कि कुछ चीज़ें रिपीट होती हैं, जिसकी वजह से अगर हम उसको मिलाकर एक जुमला बना लें तो हमारा पढ़ने वाले का टाइम भी बचता है, फ्लो भी होता है और बात अच्छे तरीके से समझ आती है. अब आप ये देखें, आई गो टू द पार्क एवरी डे, एवरी संडे, आई लव टू वॉच द डक्स ऑन द लेक. अच्छा, अभी इसमें रेपिटेशन आती है आई और आई की. अब हम इनको किस तरह जोड़ सकते हैं? अब इस जुमले को देखें और रेड कलर को देखें. आई गो टू द पार्क एवरी संडे, कॉमा, फॉर I love to watch the ducks on the lake. अच्छा, अब आप ये देखें कि for यहाँ पर इसका मतलब है because. ये वो for नहीं है जो preposition है, क्योंकि वो preposition होता तो वो किसी ऑब्जेक्ट को आगे ज़रूर हम उससे लिंक करता, रिलेशन बनाता, और उससे पहले कॉमा भी नहीं आता. ये तो थोड़ा बहुत मैंने आपको इसके बारे में बताया. तो अब आप देखिए, इसका अब ज़्यादा अच्छा मतलब समझ आ गया कि आई गो टू द पार्क एवरी संडे
और रीज़न उसने आगे बता दी, क्योंकि आई लव टू वॉच द डक्स ऑन द लेक। अब इसकी सेंस भी क्लियर हो गई, और इसके साथ साथ ये सेंटेंस जो है, ये पूरा सेंटेंस, अब आप देखिए इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेस हैं। वन क्लॉज यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये दो क्लॉजेस मिलके एक सेंटेंस बनाएंगी। सेंटेंस वो होता है जिसमें बात पूरी हो जाए, ठीक है जी, और उसका हमेशा एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट लाजमन होता है। तो जब हमारे नेक्स्ट लेक्चर शुरू होंगे विच इज गोइंग टू बी ऑन सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो उसमें हम ये बातें फर्दर डिस्कस भी करेंगे। ओके, लेट्स गेट टू सेकेंड एग्जाम्पल। आई वॉच द डक्स ऑन द लेक, आई वॉच द शर्टलेस मैन प्लेइंग सॉकर। अच्छा, अभी आप देखें ये ब्रेक्स जब बीच में आते हैं ना, तो इससे आपके पढ़ने का फ्लो भी रुक जाता है, और बात जो है जबकि उसको स्क्वीज करके श्रिंक करके एक जुमले में कही जा सकती है, तो हम दो जुमले क्यों बना रहे हैं? तो conjunctions make it easy. I watched the ducks on the lake and the shirtless men playing soccer. तो and की वजह से, and is again a conjunction, इसकी वजह से कि दो जुमले आपस में लिंक होकर एक जुमला बन गया। अब दिस इज वन सेंटेंस बट अगेन टू क्लॉजेस। पहली क्लॉज का सब्जेक्ट आई है और रेस्ट ऑफ इट इज प्रेडिकेट, और इसी तरह से दूसरी क्लॉज का सब्जेक्ट द शर्टलेस मैन, और आगे प्लेइंग सॉकर से हमारा प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाता है। ओके, सेंटेंस नंबर 3, आई डोंट गो फॉर द फ्रेश एयर, आई डोंट गो फॉर द डक्स, आई जस्ट लाइक सॉकर। असल में ये सारे एक ही पैराग्राफ से उठाए हुए हैं, इसलिए बार बार एक जैसे जुमले हैं, लेकिन मकसद ये है कि आई वॉन्ट टू टेल यू what sort of conjunctions you can use to connect these separate sentences. अच्छा, अब आप देखिए, I don't go for the fresh air nor for the ducks. देखिए जब आप ये कह रहे हैं ना, I don't go for the fresh air, I don't go for the ducks, अब ये स्पेस ज़ाय करने वाली बात है, रेपिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अच्छे राइटर्स जो होते हैं, या जो इफ़ेक्टिव राइटिंग लिखते हैं या राइटिंग करते हैं, तो वो कंजंक्शंस को बड़े अच्छे तरीके से यूज़ करके टाइम भी बचाते हैं, फ्लो भी उनमें होता है, और आपस में एक लिंक डेवलप हो जाता है। तो बजाय इसके कि हम फिर से लिखें आई डोंट गो, इसकी ज़रूरत नहीं है। नाउ वी हैव अ कंजंक्शन जो है नाइदर या नॉर, ठीक है। आई डोंट गो फॉर द फ्रेश एयर नॉर फॉर द डक्स, आई जस्ट लाइक सॉकर। इसको तो वैसे ही रहने देंगे क्योंकि ये एक नई बात है, ठीक है जी। अच्छा जी, सॉकर का मतलब ऐसे होता है फुटबॉल, ये गेम है। सॉकर इज एंटरटेनिंग इन विंटर, इट्स बेटर इन द हीट ऑफ समर। अब अगेन वी हैव टू मेक देम इनटू वन सेंटेंस, दो सेंटेंसेस से एक सेंटेंस में बनाएंगे, और वो कैसे होगा? सॉकर इज एंटरटेनिंग इन विंटर बट इट्स बेटर इन द हीट ऑफ समर। जब हमने एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है तो हम बट लगाते हैं, ठीक है। जब दो सेम बातें होती हैं तो उनको हम एंड करके बताते हैं, ठीक है। जब कोई रीजन देना होगा तो इसको फॉर या बिकॉज करके बताएंगे, ठीक है जी। द मेन प्ले ऑन टू टीम्स, दे प्ले ऑन शर्ट्स, दे प्ले ऑन स्किन्स। ये टर्मिनोलॉजीज हैं सॉकर के अंदर की ना। तो दे प्ले ऑन शर्ट्स, दे प्ले ऑन स्किन्स। अब देखिए ये तीन सेंटेंसेस हैं, सेपरेट सेंटेंसेस। अब इसको हम कैसे ज्वाइन करेंगे? ये देखें, द मेन प्ले ऑन टू टीम्स, शर्ट्स और स्किन्स, एकदम से हमने इसको श्रिंक करके एक ही जुमले में बात खत्म कर दी, और बात भी हो गई, एंड देन वी हैव यूज्ड दोज कंजंक्शंस, और इससे आपका मकसद भी पूरा हो गया। सो कंजंक्शंस बेसिकली जोड़ते हैं, दे आर द लिंक्स, दे आर द ग्लू, दे आर द कनेक्टर्स, राइट। वैसे भी जंक्शन आप कभी करें, जंक्शन का मतलब ही मीटिंग पॉइंट होता है, और कंजंक्शन मतलब दो ऐसे मीटिंग पॉइंट्स जो होते हैं जो आपस में मिलते हैं, कॉन्जॉइनिंग किस्म के मीटिंग पॉइंट्स। लास्ट सेंटेंस, आई ऑलवेज टेक अ बुक टू रीड, आई नेवर सीम टू टर्न अ सिंगल पेज। देखिए अगेन टू सेंटेंसेस, I always take a book to read, yet I never seem to turn a single page.
ठीक है ना। तो ये भी येट का मतलब यही होता है, जैसे अलबत्ता, जैसे हम कहते हैं अलबत्ता उर्दू में ना, उर्दू में भी बहुत सारे कंजंक्शंस, उनको आई डोंट नो क्या बोलते, लेकिन बहुत, जैसे उर्दू में हम कहते हैं और, क्योंकि, चुनांचे, चूंकि, जूं ही, सी ऑल दीज आर कंजंक्शंस इन उर्दू एंड दे गिव यू द लिंक विद द प्रीवियस सेंटेंस और द प्रीवियस वर्ड। तो इसको और किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का आपको लिंक देते हैं, राइट। अच्छा, अब कंजंक्शंस की जो क्लासेस हैं वो आप देखिए, या टाइप्स हैं। अब कंजंक्शंस की 3 टाइप्स हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग तो 2 हैं, यानी कि जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। मॉडर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच में उन्होंने कोऑर्डिनेटर्स एंड सबऑर्डिनेटर्स इसको कर दिया, ठीक है। अब वो कंजंक्शंस नहीं कहते। इफ़ यू रिमेंबर माय फर्स्ट और सेकंड लेक्चर, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मॉडर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच, या जिसको हम लेक्सिकल कैटेगरीज कहते हैं, कुछ चीज़ें उसमें उन्होंने मिक्स की हैं, कंबाइन किया है, और किसी जगह पर उन्होंने उसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया। जैसे कि कंजंक्शंस का वर्ड इट इज़ नॉट गिवन इन द मॉडर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें कहा जाता है कोऑर्डिनेटर्स, सबऑर्डिनेटर्स, ठीक है ना। तो जिस तरह से आप ये देखें कि जैसे से नाम से आप कहते हैं कि कोऑर्डिनेट, यानी कि दोनों को आपस में एक तरह से चलना है, एक दूसरे से ताउन करना है। सो बट इन टर्म्स ऑफ सेंटेंस या वर्ड्स, इसका ये मतलब होता है कि वो कंजंक्शंस होते हैं जो दो इक्वल रैंक की क्लॉजेस को आपस में मिलाते हैं, which in I will give you the examples in the coming slide. अच्छा, these are just 7, देखिए, for, and, nor, but, और, yet, so, ठीक है जी। अब ये क्यों इनका ये इनिशियल लेटर रेड किया हुआ है, FAN, तो ये इससे इन्होंने मिला के एक निमोनिक डिवाइस, यानी कि जो याद करने के लिए एक वर्ड बना दिया है। इसको उन्होंने कहा कि फैन बॉयज। जैसे ही आप फैन बॉयज कहते हैं तो आपकी मेमोरी, ये इसको मेमोरी बूस्टिंग डिवाइस के तौर पे हमने एक जुमला, एक वर्ड बनाया, और इससे हमें एकदम से याद आएगा कि F स्टैंड्स फॉर, A स्टैंड फॉर एन, N stands for nor, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet, and S stands for so. तो इस तरह से अगर आपको याद ना भी रहेंगे इंडिविजुअली, तो आप कहें कि जी फैन बॉयज, यानी ये 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, ठीक है जी। सो एक तो ये हो गया। फिर सबऑर्डिनेटिंग, देखिए सबऑर्डिनेट, जैसे हम कहते हैं कि ही इज़ माई सबऑर्डिनेट इन द ऑफिस, या आई एम हर सबऑर्डिनेट इन द ऑफिस। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है मातहत होना किसी के। बेसिकली ये टर्म हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब 2 क्लॉजेज होती हैं एक ही जुमले में, 2 यानी छोटे जुमले होते हैं, तो उनमें से अगर एक जुमला जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी उसके साथ कोई कंजंक्शन नहीं लगा हुआ, और वो रादर वो कंप्लीट है अपनी सेंस में, और दूसरा जो है वो इनकम्प्लीट है, वो डिपेंडेंट है अपने फुल मीनिंग के लिए दूसरी क्लॉज के ऊपर, तो ऐसे जुमले को से पहले हमेशा उस जुमले में एक ऐसा कंजंक्शन लगा होता है जिसकी वजह से वो डिपेंडेंट हो जाता है, और वो ये सारे कंजंक्शंस हैं, ठीक है। ये सारे अगर किसी भी क्लॉज के साथ लग जाएं तो ये उसको डिपेंडेंट कर देते हैं मेन और प्रिंसिपल और इंडिपेंडेंट क्लॉज के लिए, ठीक है जी। इसी तरह से कोरिलेटिव है, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज टू यू। कोरिलेटिव हमेशा पेयर्स में आते हैं, तो वन बाय वन नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में एग्जांपल चेक कीजिए। एग्जांपल में देखिए कि नेड इज अ फास्ट बट अनमोटिवेटेड हॉर्स। अब इसमें कोई 2 जुमले आपस में नहीं मिलाए, दीज आर 2 एडजेक्टिव्स जिनको ज्वाइन किया है कंजंक्शन बट ने, ठीक है। तो यहां पर दे आर ज्वाइनिंग 2 वर्ड्स, ठीक है जी। यहां पर देखिए जी, ही ईट्स एप्पल्स एंड ग्रास, अगेन 2 वर्ड्स जो कि नाउन्स हैं, उनको ज्वाइन कर रहा है यहां पर एंड कंजंक्शन, ठीक है जी। नाउ वी गेट टू, ये देखिए जहां पर भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आएंगे जिस 2 क्लॉजेस के बीच में,
वो क्लॉज, दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट होंगी, इक्वल रैंक की होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कभी भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं बनाते, ठीक है। तो ही विल विन द रेस और ही विल गिव अप क्विकली। अब दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट है अपने मीनिंग के लिए, दोनों में इनका मीनिंग जो है वो क्लियर है, इनको ज़रूरत नहीं है किसी के ऊपर डिपेंड करने की, किसी किसी कंजंक्शन पर डिपेंड करने की अपने मीनिंग के लिए। दैट इज़ वाई यहाँ पे जो भी कंजंक्शन लगेगा उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, राइट। सो मैं फिर रिमाइंड दे करा दूं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हैं वो हैं 7। यहाँ पर उन्होंने एक मिस किया, लेकिन आपको पता है कि दे आर फैन बॉयज, ठीक है। इसमें उन्होंने स्टिल नहीं लगाया हुआ, लेकिन फैन बॉयज है ये, राइट। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइन लाइक विद लाइक, यानी इक्वल रैंक, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को या फिर दो वर्ड्स को आपस में जोड़ती हैं, राइट। ये अगेन, ये मैंने उसको आपके लिए सिर्फ रिपीट किया है, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल्स देख लें। देखिए कंजंक्शन फॉर, एंड, नॉर, बट, और सबके आगे एग्जाम्पल है कि वी लिसनड ईगरली फॉर ही ब्रॉट न्यूज़। अच्छा, जब ये फॉर लगता है ना, जिसका मीनिंग बिकॉज होता है, इससे पहले हमेशा एक कॉमा लगता है। वेयर एज जो प्रपोजिशन फॉर होता है उसके पहले कॉमा नहीं लगता, और उसके फौरन बाद कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जिसके साथ या कोई इस तरह का कॉम्प्लीमेंट होता है जिसको वो जोड़ता है, राइट। अच्छा जी, अब एंड को देख लें, फिर नॉर को देख लें, बट, आई विल गो शॉपिंग और आई विल गो कैंपिंग। यहां पर देखें ये सारे जो हैं यूज किए हैं किस तरह से, इन द सेंटेंसेस, राइट। ओके, लेट्स गेट टू सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में अगर आप देखें तो अगर ये if this is the sentence that you may be disappointed if you fail। अच्छा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ज़्यादातर ऐसा करते हैं कि उनमें दो क्लॉजेज होती हैं, वन इज़ ऑलवेज द मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरे में हमेशा एक ऐसी क्लॉज होती है कि विच इज़ सबऑर्डिनेट, यानी कि वो अपने मीनिंग के लिए, अपनी कंप्लीशन ऑफ मीनिंग के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट होती है। कैसे? अगर आप कहते हैं इफ़ यू फेल तो इट इज़ इनकम्प्लीट, इसको ये वाली क्लॉज चाहिए। और जब आप कहते हैं कि यू मे बी डिसअपॉइंटेड इफ यू फेल, देन द होल सेंटेंस इज कंप्लीट, राइट। सिमिलरली, अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है वो बाद में हो या पहले हो, दोनों जगह हो सकती है, ठीक है जी। अब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के साथ जो कंजंक्शन लगता है, जो कंजंक्शन लगता है उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी ये इसकी वजह से सबऑर्डिनेट हो जाती है, ठीक है। ऑलराइट, इफ यू लुक एट दिस, यहां पर मेन क्लॉज सेकंड नंबर पर है, इफ यू डोंट ट्राई, कॉमा। अब देखें, एकदम आप रुक गए क्योंकि इट इज नॉट कंप्लीट। अब आप, यू आर वेटिंग कि अब अगली क्या बात है, तो इसका मतलब इट इज इनकम्प्लीट। इफ यू डोंट ट्राई यू आर डूम्ड, ठीक है। अब एक बात और नोट कीजिएगा कि जब भी इफ क्लॉज पहले आएगी दूसरी मेन क्लॉज से, तो उसका कॉमा जरूर लगेगा जब हम दूसरी क्लॉज लगाएंगे। लेकिन अगर इफ क्लॉज बाद में आती है मेन क्लॉज के, तो उसमें कॉमा नहीं लगेगा, ये आप नोट कीजिए। सो अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज अ वर्ड, यानी इट इज दैट वर्ड which connects an independent clause to a dependent clause, ठीक है। ये आप कंजंक्शन की वजह से ही इसको जोड़ रहे हैं, और चूंकि इसका मीनिंग अभी कंप्लीट नहीं है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, राइट। अब आप ये सारी एग्जांपल्स देख लें और रेड कलर्स को देखें तो यूल गेट टू नो कि ये किस किस तरह की होती है। अब जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो सिर्फ 7 होते हैं, पर ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ओके। सो कीप योर हैंड ऑन द वूंड until the bleeding stops। अब until the bleeding stops इनकम्प्लीट है, इसको क्लॉज 1 चाहिए या मेन क्लॉज चाहिए फॉर कंप्लीशन ऑफ मीनिंग। अब ये दो क्लॉजेस से बनकर एक सेंटेंस है, ठीक है।
Steve will sleep wherever there is a bed. अच्छा, so here we get to know that wherever there is a bed, again it's an incomplete, इसको completion के लिए ये चाहिए. She left early because she had to catch a bus for office. अब यहाँ पर reason है और इसमें हम ये dependent हो जाएगी because she had to catch a bus for office. तो she left early जब हम इसमें लगाएंगे तो meaning clear हो जाएगा. अच्छा जी, इफ इट रेन्स द बेट इज ऑफ. इसी तरह से जहां पर भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा और जिस भी क्लॉज के साथ आएगा, और फिर मैं बता दूं कि क्लॉज वो होती है जिसमें उसका अपना सब्जेक्ट यानी डूअर ऑफ एन एक्शन एंड वर्ब यानी प्रेडिकेट के अंदर जाहिर है वर्ब एक मेन पार्ट होता है, तो वो लाजमी होता है. लाजमी होता है. सो अगर आप सिर्फ इसको ये कह दें कि सब्जेक्ट और वर्ब लाजमी होते हैं तो उसको हम कहते हैं क्लॉज. अच्छा, क्लॉज का मीनिंग, क्लॉज का जो सेंस है कभी कंप्लीट होता है कभी इनकम्प्लीट होता है. अगर हम ये कहते हैं इफ इट रेन्स, है तो ये क्लॉज, इसका अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब है, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो इनकम्प्लीट है. लेकिन जब हम कहते हैं द बेट इज ऑफ, तो द बेट इसका सब्जेक्ट है और बाकी जो इज है यहाँ पर वर्ब है, और वैसे पूरे को हम कहेंगे ये प्रेडिकेट है, यानी प्रेडिकेट के अंदर वर्ब जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, सेंट्रल पार्ट. अच्छा जी, इवन दो शी स्किंट, स्किंट होता है कि पुअर, जिसके पास पैसे ना हो, गरीब हो. शी स्टिल लुक लाइक $1 million. ठीक है. अब यहाँ पर जिस जिस क्लॉज के साथ जो रेड में वर्ड्स हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, राइट. I will succeed whereas you will fail. अब whereas you will fail second clause है which is dependent on its meaning dependent upon the first clause which is main clause. ठीक है. तो इसका मतलब है कि subordinating conjunction या even overall conjunction के concept में clauses का बड़ा हिस्सा है जो कि हम आगे next lecture में इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे, right. अच्छा, ये बहुत चूंकि मैंने आपसे कहा कि फैन बॉयज जो हैं यानी कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस तो सिर्फ 7 हैं, दैट्स वाई वी हैव नो इश्यूज विद दैट टू रिमेंबर. लेकिन यहाँ पर ये बहुत सारे, ये तो सिर्फ 50 दिए हैं. वैसे तो कंजंक्शंस अगेन दे कैन बी काउंटेड, फिक्स्ड होते हैं, जिस तरह क्लोज क्लास के बाकी भी चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, द सेम वे दे आर ऑल्सो फिक्स्ड. तो आप इसको देख लें कि यहाँ पर 50 की जो लिस्ट है वो यहाँ पर मौजूद है, राइट. अब कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? Correlative conjunctions are simply pairs of conjunctions used in a sentence to join different words or groups of words in a sentence together. अब ये हमेशा पेयर में आते हैं, एक नहीं लग सकता, दोनों लगेंगे. जैसे हम कहते हैं either or, ठीक है, neither nor, ये सारे ये भी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी. They are generally not used to link sentences themselves. Instead, they link two or more words of equal importance within the sentence itself. मैंने आपको पहले कहा था कि broadly speaking classes of conjunctions देखें तो वो दो हैं. One is coordinating conjunctions और दूसरे हैं subordinating conjunctions. लेकिन correlative को हमने इसलिए अलग कर दिया क्योंकि ये आते हैं हमेशा पेयर्स में, लेकिन इनका फंक्शन भी इंडिपेंडेंट और इक्वल रैंक की क्लॉजेस को मिलाना होता है. इसीलिए इनको आप जनरली कोऑर्डिनेटिंग के अंदर गिन सकते हैं. मींस दे कैन बी पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. अब आप ये देखें, दे आर लाइक बोथ एंड ये इस तरह से पेयर में आएंगे. देखें जैसे ये क्या लिखा हुआ है कि माइकल कैन बोथ रीड एंड राइट. अगर किसी में दो क्वालिटीज हों और आप मेंशन करना चाहते हों तो हम कहेंगे कि जी बोथ के साथ एंड का कपल बनेगा, राइट. अच्छा, इसी तरह नॉट ओनली बट ऑल्सो. नॉट ओनली मैरी बट ऑल्सो गैब्रियल इज फ्रॉम इटली. आइदर और, सो एज, नो सूनर देन, द मोर. जैसे हम कहते हैं कि जितना जितना उतना उतना. सी, द मोर यू कैन ड्रीम द मोर यू कैन डू. सो दैट, हार्डली, when, I had hardly closed my eyes when she came. Such that she is such a beautiful girl that everyone likes her. Neither nor, whether or, और either or भी होता है. अच्छा, वो भी लिखा हुआ है. As
कैसे? ही इज नॉट सिंगिंग एज लाउडली एज ही कैन, एज सून एज पॉसिबल हम कहते हैं ना, एज अर्ली एज पॉसिबल। अच्छा, रादर के साथ देन आएगा, स्केर्सली के साथ व्हेन आएगा। अच्छा, अब आप ये देखें कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारे उन्होंने सेंटेंसेस में यूज़ भी किया। कहीं पर इस इन कंजंक्शंस की वजह से दो वर्ड्स आपस में जोड़े हुए हैं, जैसे इधर बोथ रीड एंड राइट। अब ये सेंटेंस क्लॉज एक ही है, लेकिन उसके अंदर दो वर्ड्स को ज्वाइन किया हुआ कंजंक्शंस ने। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने नॉट ओनली मैरी बट ऑल्सो गेब्रियल, इसमें भी एक ही क्लॉज है, यहाँ पर भी एक ही क्लॉज है, इधर भी एक ही क्लॉज है। लेकिन यहाँ पर दो क्लॉजेस यहाँ से शुरू हो जाती हैं, जैसे वी हैड नो सूनर गॉन टू बेड। अब देखिए दूसरे कंजंक्शन से पहले सब्जेक्ट और इसका अपना वर्ब एंड द रेस्ट ऑफ इट, फिर यहाँ पर द फोन सब्जेक्ट और उसके साथ ही आगे उसका वर्ब। तो इसका मतलब है कि ये दो क्लॉजेस थे जिसको जोड़ा है। तो बात ये है कि कंजंक्शन क्या करते हैं, ये ना सिर्फ दो वर्ड्स को बल्कि दो क्लॉजेस को भी जोड़ते हैं और सेंटेंसेस को भी जोड़ते हैं। ठीक है ना, जैसे हम पैराग्राफ लिखते हैं, एसेज लिखते हैं, तो देन देयर आर सो मेनी ट्रांजिशनल डिवाइसेस, जिसको हम कहते हैं कि जिसकी वजह से सेंटेंसेस जो हैं वो आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं, पैराग्राफ्स लिंक होते हैं, जैसे हम कहते हैं सिमिलरली, फिर इससे ये पिछले से लिंक आपका डेवलप हो जाता है। लेकिन वो थीमेटिक लिंक होता है जिसकी वजह से पूरा एस्से आपकी समझ में आ जाता है बिकॉज ऑफ दोज कंजंक्शंस। ओके, now what are these? Me, bingo, bravo, you, hey, whatever. These are so many exclamations या वो साउंड्स हैं जो या हम तकलीफ में, या हम खुशी में, या हम सरप्राइज में, या हम किसी दुख में, या हम एक्साइटमेंट में, या गुस्से में हमसे निकल जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मॉडर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच कहता है कि इंटरजेक्शंस पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं हैं। वो क्यों कहते हैं? बिकॉज एक तो ये अनलिमिटेड हो जाते हैं कि ये तो आप किसी चीज़ को भी, अगर आप एक साउंड्स तो बहुत सारी हैं, तो एक तो ये बात, दूसरा ये कि इनकी कोई इनको फिक्स नहीं है, कोई वर्ड्स नहीं होते, ये कोई पूरा सेंटेंस भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। देखिए जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे माइंड में आता है कि कोई ऐसी चीज़ कि जो जिसको हम जिसको मेजर भी कर सकें, जिसके बारे में बात भी कर सकें। अब ये बेतहाशा होते हैं, यू सी। तो मॉडर्न जो लेक्सिकल कैटेगरीज या वर्ड क्लासेस में इंटरजेक्शंस नहीं हैं। ठीक है, जैसे आर्टिकल्स को जो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से निकाल दिया है, बहुत शुरू में तो वो थे, तो अब इन्होंने इसको भी निकाल दिया है। लेकिन चूंकि वी आर फॉलोइंग द ओल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उसमें ये मौजूद हैं। तो ये क्या होते हैं? वर्ड्स और फ्रेजेस, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शो इमोशन। ये देखें, अब आपके जो फेशियल फीचर्स हैं या एक्सप्रेशंस हैं, या एक्सप्रेशंस जो हैं, उनके साथ भी ये बहुत गहरा इंटरजेक्शंस का ताल्लुक है। ठीक है, सी ये। So an interjection is a part of speech that usually has no grammatical connection with the rest of the sentence. अब आप देखिए आउच, अब ये इसका कोई उस तरह से ग्रामर वाइज कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो एक साउंड है बस। ठीक है ना, वाओ एक साउंड है। ये नहीं है कि इसकी वजह से वर्ब ये हो जाएगा, इसकी वजह से नाउन ऐसे लिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खुशी के मौके पे या ये किसी कोई तकलीफ के मौके पे निकलने वाला कोई एक साउंड है। ओके, with the rest of the sentence and simply express emotion. अब जितने को रेड सर्कल्स लगे हुए हैं, these are important, that they simply express emotion on the part of the speaker, although most interjections have clear definitions. Okay, अब interjections की बहुत सारी टाइप्स हैं। आप ये देखें कि ये ऊपर डाउट में हम कहते हैं, अगर हमें किसी पे कोई अफसोस का इजहार करना हो, तो जैसे उर्दू में हम कहते हैं हो ऐसे कह देते हैं, हाय हाय इस तरह कह देते हैं। तो इंग्लिश में जिस तरह से डियर, अलास, फिर अगर आपको किसी चीज़ का एकदम एहसास हो जाए तो आप इस तरह कह सकते हैं। अच्छा, फिर अगर आप किसी से एग्री नहीं करते, डिसअप्रूवल है, तो आप
इस तरह क्या कह सकते हैं, ठीक है। सब साउंड्स हैं, ये इमोशन है। इरिटेट हैं, किसी से आप ऐसे आपका एनॉयड हैं, गुस्सा आया हुआ है ऐसे, तो आप ये कह सकते हैं। पैनिक में हैं, आप अगेन यू आर नॉट हैप्पी, आप मायूस हैं। और इफ somebody is embarrassed, somebody is in pain, in disgust, in surprise, in boredom, in relief, pleasure, elation का मतलब ये है कि जब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि वो प्लेजर से ऊपर का है, तो जब बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपने फर्दर इंटरजेक्शंस के बारे में पढ़ना हो तो ये वाली एक मैंने वेबसाइट का एड्रेस लिखा है, आप ये मैंने कुछ उधर से ही उठाए हैं, तो आपको फर्दर वो डिटेल उधर दे देंगे अगर किसी ने ज़्यादा पढ़ना। वैसे तो ये बहुत इजी सा एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एरिया है, विच इज़ इसका सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि इन अल्फाज के आगे देर इज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये वाला पंक्चुएशन मार्क हमेशा लगता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है हर एक के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क, ये जो पंक्चुएशन मार्क लगाया हुआ है, ये हर दफ़ा इसका होता है। एक तो इसकी सबसे बड़ी पहचान ही यही है कि इट ऑलवेज हैज़ एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द वर्ड और अ फ्रेज और अ सेंटेंस, ठीक है। ओके अच्छा जी, पार्ट 3 इन द लास्ट पार्ट। अब मैं आप लोगों को एक पैराग्राफ दूंगी, इसको आप लोगों ने अपने रजिस्टर में करना है। और आपने अब जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ चुके हैं, तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि इसमें ढूंढें स्पॉट ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। अब आप देखें, एक मैंने लाइन की है, थोड़ा सा आपने क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ कलर्स डिसाइड किए हैं, इसके लिए मैंने अपनी तरफ से ये किया है कि अब जो लोग इस तरह करना चाहते हैं तो उनको एक जगह पर पहले की बनानी पड़ेगी, उधर लिखना पड़ेगा कि ब्लू फॉर नाउन, रेड फॉर दिस, ब्लू फॉर दिस, ग्रीन फॉर दिस, तब आप करेंगे। वरना आप ये कर सकते हैं कि अंडरलाइन करके उसके ऊपर लिख दें, या फिर नीचे एक लिस्ट बना लें, उस लिस्ट में लिख लें कि नाउन्स, और जितने नाउन्स हैं उनको उस जगह पे इकट्ठा करें। अच्छा, बहुत अच्छा होगा कि अगर आप नाउन के अंदर जितनी हमने फिर काइंड्स पढ़ी, एडजेक्टिव की काइंड्स पढ़ी, वर्ब की पढ़ी, फॉर्म्स, या इन चीज़ों को भी अगर हाईलाइट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो सिंपली ये भी बता सकते हैं कि माय, जैसे यहाँ पर मैंने समझे माय को पोजेसिव प्रोनाउन बताया या पोजेसिव एडजेक्टिव, दो नाम है इसके। अच्छा, फ्रेंड जो है वो यहाँ पर कॉमन नाउन है, या अगर सिंपली नाउन भी कहते हैं इट्स ओके। मार्क यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अगर अब मैंने इसको सिर्फ नाउन की डिवीजन देनी है या उसको कलर देना है तो इसको भी इसी कलर का होना चाहिए, लेकिन मैंने प्रॉपर नेम्स का डिफरेंट कलर किया है। अब आप देखेंगे जहाँ जहाँ पर आपको ये कलर नज़र आएगा, अच्छा मैंने कहीं इधर ज़रा गड़बड़ किया, कनाडा, अच्छा अगेन इसका कलर और मार्क का और डूली का, इनका एक ही कलर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर नेम्स हैं। मार्क, डूली एंड कनाडा प्रॉपर नेम्स। इस तरह कॉमन नेम नाउन्स में फ्रेंड और टाउन और नॉर्थ, ये ज़रा ठीक मैंने किए हैं, फ्रेंड, टाउन, नॉर्थ, ये हो गया कॉमन नाउन्स। अच्छा, फिर ये वर्ब है, वॉज बॉर्न, दोनों मिला के वर्ब बनते हैं। फिर ये प्रपोजिशन है, इसीलिए हर जगह पर इसका मैंने रेड कलर किया है। फिर इस तरह से आर्टिकल्स जो हैं, चाहे इनडेफिनिट है या डेफिनिट है, उनका ब्लैक में कर दिया है। जो वर्ब है वो पर्पल है। अच्छा, तो इसी तरह से बस मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए ये बताया है कि आप किसी भी और तरीके से भी कर सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक यू हैव टू show that you know that these are which parts of speech, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज करने की कोशिश करें और ये मुझे आप दिखाएं भी, ठीक है। अगर आप कर लें तो आप मुझे दिखाएं भी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी हमारे कमिंग लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।